प्लानिंग देखिए, पिता ने सारे चित्रों को हटाया और बेटी ने 1975 में इमरजेंसी लगा के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया। मेरी इस पे पीआईएल है, जितनी बातें कह रहा हूं सब इस पे पीआईएल है। पहले पीआईएल फाइल करने के बाद ही मैं बात करता हूं, चाहे वक्फ एक्ट हो चाहे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, पहले पीआईएल फाइल कर देता हूं, नोटिस हो जाता है, उसके बाद फिर मैंने सेकुलर शब्द को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। क्यों चैलेंज किया आपको बता रहा हूं। 18 मार्च 1976 को लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया। क्या, चलिए थोड़ा आपको और पहले से बताता हूं। जून 75 में 12 जून 75 को हाईकोर्ट का फैसला आया कि इंदिरा गांधी की जो ये संसदीय है ये अवैध है, इन्होंने फ्रॉड किया है, इन्होंने चीटिंग किया है, इन्होंने बहुत माल प्रैक्टिस किया है, इन्होंने बहुत बूथ कैप्चरिंग कराया है, इसलिए इनकी संसद की सदस्यता खत्म की जाती है। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई 13 जून को, एक हफ्ते तक सुनवाई वगैरह चली। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम हाई कोर्ट के फैसले को स्टे कर रहे हैं, आपकी जो संसद की सदस्यता हाई कोर्ट ने खत्म किया है हम उसको रोक रहे हैं, लेकिन सारी कंडीशन वो डाली जो कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल को जमानत देते समय डाली गई थी। कंडीशन क्या डाली सुप्रीम कोर्ट ने? आप प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगी, आप कोई कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाएंगी, आप प्रधानमंत्री पद का जो वेतन भत्ता होता वो नहीं लेंगी, आप सांसद बनी रहेंगी लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में कोई काम नहीं करेंगी, ना ऑफिस जाएंगी, ना वेतन लेंगी, ना किसी फाइल पे साइन करेंगी, कुछ भी नहीं करेंगी। जैसे कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल को कहा था ना, ठीक हम जमानत दे रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय मत जाना। उनको थोड़ी शर्म आई, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन वो इतनी बेशर्म थी। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं जाना, कोई काम नहीं करना, और 24 जून की रात को राष्ट्रपति से कहकर 25 जून को क्या लगवा दिया? इमरजेंसी। ढूंढ के सारे लोगों को जेल में डाल दिया। संविधान संशोधन किया कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट के समीक्षा के दायरे से बाहर है। एक और संविधान संशोधन किया, अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट सुन ही नहीं सकता। ऐसे 3-4 संविधान संशोधन कर डाले। देश में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, सारे विपक्ष के नेता जेल में हैं, जो जेल में नहीं है बेचारे अंडरग्राउंड है। मीडिया का बिजली पानी का कनेक्शन कटा हुआ है। एक अखबार का तो बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया तो वो पानी बाल्टी भर भर के लाते थे पीने के लिए और जनरेटर चला के रात को अखबार छापते थे। चलो ये भी समझ में आ रही बात, ठीक है भाई तुमने ये भी कर लिया। तो 18 मार्च 1976 को तो लोकसभा का टेन्योर भी पूरा हो गया 5 साल का। और लोकसभा को विल ऑफ द पीपल कहते हैं क्योंकि जनता के डायरेक्ट चुने हुए लोग होते हैं। संविधान यह कहता है कि विल ऑफ द पीपल खत्म होने के बाद कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जाएगा। इमरजेंसी लगी थी केवल प्रशासनिक काम बढ़ाने के लिए, भाई ठीक है सबको जो नॉर्मल मिनिमम चीजें वो चलती रहे, और यहां धड़ाधड़ संविधान बदला जा रहा था। चलो बाकी बदल लिया तो समझ में आता है। जब मार्च 76 में पूरा हो गया तब तो लोकसभा भी नहीं बची, और नवंबर 76 में संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया, प्रियम्बल को बदल दिया। संविधान का प्रियम्बल संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कहलाता है। संविधान के लिखे हुए शब्दों को संविधान निर्माताओं ने कहा कोई बदलाव नहीं करेगा। संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जो बदलाव करना है संविधान के अंदर करना है, संविधान के प्रियम्बल में नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इससे खतरा रहेगा। अगर आप कुछ जोड़ना शुरू करोगे तो कुछ घटाना भी शुरू कर दोगे। कल को पता चला इसमें डेमोक्रेसी लिखी हुई है, अगर सरकारों को सब प्रियम्बल बदलने का अधिकार मिल जाएगा, कल को कोई डेमोक्रेसी निकाल दे तब क्या होगा? तो उन्होंने बोला प्रियम्बल को नहीं बदलना, लेकिन बदल दिया। दुर्भाग्यवश आप देखिए पढ़े लिखे लोग भी, लोकतंत्र की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले, बाबा साहब अंबेडकर की बात करने वाले, वो लोग भी ऐसे विषयों पे लिखते पढ़ते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, कुछ जानते नहीं हैं, जो जानते हैं वो बोलते नहीं हैं। उनको एक्सपोज करने की ड्यूटी किसकी है? तरीका क्या है? आजकल आपका ये संभाजीनगर का एक विवाद बहुत चल रहा है, जिसके बाद नागपुर में दंगा भी हुआ था ना। हाँ। जैसे जितने विवादित मंदिर को अगर आप सर्वे कराओगे तो वहां मंदिर ही निकलेगा। जहां खुदा वहां भगवान, जहां खुदा
वाह भगवान। वैसे ही जितनी समस्याएं हैं इनके रूट में जाएंगे तो या तो एक अंग्रेजों का कानून होगा या तो कांग्रेस का कानून होगा। संभाजीनगर का विवाद क्या, इसको समझिए। संभाजीनगर का विवाद है, एक वहां पे कब्र है, उस वहसी दरिंदे की कब्र है जिसने हमारे लाखों पूर्वजों की हत्या किया। उस वहसी दरिंदे की कब्र है जिसके आदेश पे हमारी लाखों माताओं और बहनों का बलात्कार हुआ। उस वहसी दरिंदे की कब्र है जिसके आदेश पे भाग्यनगर वाले क्षेत्र में रजाकारों ने असंख्य नरसंहार किया। लेकिन उस वहसी दरिंदे की कब्र को सुरक्षित करने के लिए ये 1958 में नेहरू जी ने कानून बनाया, इसका नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट। अगर कानून नहीं होता, वहसी दरिंदों की कब्र तोड़ना अपराध नहीं होता, तो अगर एक एक ईंट भी उखाड़ते महाराष्ट्र वाले तो कोई कब्र बसती क्या, कोई मकबरा बसता क्या, कोई चबूतरा बसता क्या? नहीं। तो वहसी दरिंदों की कब्र सुरक्षित रहे, उसमें खरोच भी ना आ पाए, उसके लिए कानून बना दिया एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट। और आप लोगों के दिए हुए इनकम टैक्स से, आपके दिए हुए जीएसटी से, आपके दिए हुए टोल टैक्स, रोड टैक्स से, आपके दिए हुए पैसे से, आपके दिए हुए वैट और टीडीएस से हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है वहसी दरिंदों के मकबरों की रक्षा के लिए, उनकी कब्र की रक्षा के लिए। यह 1958 का कानून है। चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ था। हम 1947 में गुलाम आजाद हुए और चीन 1949 में आजाद हुआ, 2 साल के बाद। 1 साल के अंदर 1950 आते आते उसने पूरे चीन से जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। न किसी जापानी के नाम पे सड़क, न किसी जापानी के नाम पे मोहल्ला, न किसी जापानी की स्टैच्यू, न जापानी के नाम पे कोई गली, अपने किताबों से जापानियों का निशान मिटा दिया। 1950 के बाद जो बच्चे चीन में पैदा हुए उनको पता ही नहीं कि वो कभी चीन भी गुलाम था। गुलामी की चीज बताने वाली होती है क्या? जोर से बोलिए जरा। गुलामी की चीज संरक्षित करने वाली होती है क्या? चीन ने क्या किया? सब मिटा दिया। 15 लोगों का स्टैच्यू बनाया एक जगह, स्टैच्यू बना दिया है। वहां लोग पब्लिकली आते हैं तो शुरू में वहां इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जब आप यहां घूमने आए तो आपको 3 काम करना है, या तो थूकना है, या तो थप्पड़ मारना है, या तो चप्पल से मारना है। वहां लोग आते हैं लाखों लोग पर डे, और वो 15 दरिंदों के ऊपर थूक के जाते हैं, चप्पल से मार के जाते हैं। हमारे साथ फेसबुक पे जुड़िए, ऐसी ऐसी चीजें आपको वीडियो मिलते रहेंगे। मैंने कुछ दिन पहले डाला वीडियो, चाइना का वीडियो है, जहां विजिटर आए हुए हैं, कोई थूक रहा है, कोई चप्पल मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है। और हमने क्या किया? एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट बना के बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब, उन वैसे दरिंदों की उनके हमने निशानी को सुरक्षित कर दिया। पहले यह कानून बना उनका चबूतरा सुरक्षित करने के लिए। उसके बाद 1991 में एक और कानून बना, उसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये 1991 बना था। ये नेहरू जी ने बनाया, नरसिम्हा राव ने बनाया था। यह कानून कहता है बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, घोरी के मकबरों को सुरक्षा करना है। यह कानून कहता है उनके द्वारा तोड़े गए मठ मंदिरों को वापस नहीं लेना है, वो सब लीगल है। काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, सब आप कोर्ट में नहीं जा सकते। हिंदुओं के लिए कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया। जब मैंने 2020 में इस कानून को चैलेंज किया, इस कानून को स्टे करवाया, उसके बाद से 18 स्थानों पर सर्वे का ऑर्डर हुआ। काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, ऐसे 18 स्थानों पे सर्वे हुआ। और जहां खुदा 18 के 18 स्थानों पे भगवान, उनको हमें लेना चाहिए कि नहीं? मैं आपसे वैसे प्रैक्टिकली पूछता हूं, मान लीजिए आप कमजोर हैं, आपके घर कोई लुटेरा आता है, कोई डकैत आता है, आपके माता पिता की हत्या कर देता है, सारा सामान लूट लेता है, बहन बेटियों का बलात्कार करता है, और जाते समय आपके घर की जो नेम प्लेट थी उसको बदल के अपनी नेम प्लेट लगा के चला जाता है। आपका अग्रवाल सदन था, उसने अपना अग्रवाल सदन का बोर्ड हटाया, अपना बोर्ड चिपका दिया। जो भी आपके घर के सामने नाम लिखा हुआ था, पवार सदन, सिंधे सदन, देशमुख सदन, जो भी सदन लिखा हुआ था, वो बोर्ड हटा के अपना बोर्ड चिपका के चला गया। आप बड़े हो गए, आप अब सक्षम हैं, तो आप वो नेम प्लेट कंटिन्यू करेंगे, हटाएंगे? जोर से बोलिए जरा।
घर की नेम प्लेट हटाएंगे लेकिन देश की नेम प्लेट नहीं हटाएंगे। हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? तो कलेक्टिव आवाज कैसे निकलेगी? जब इन विषयों को आप लिखना शुरू करेंगे। आप लोगों के मन में बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, इनफैक्ट मेरी आधी पीआईएल तो आप लोगों से बातचीत करके, चर्चा करके हमें आइडिया मिलता है कि अच्छा इसको भी करना है, इसको भी करना है। उसको लिखना शुरू करिए। हो सकता है आपका लिखा हुआ कोई चीज मुझे मिल जाए दिल्ली में बैठे बैठे, तो उस पर मैं भी पीआईएल कर दूं। हमारा काम ही पीआईएल करना और कुछ नहीं करना। इंजीनियरिंग छोड़ के वकालत मैंने किया इसी काम के लिए। गुलामी के नाम चलते रहे उसके लिए कानून बना दिया, गुलामी के निशान चलते रहे उसके लिए कानून बना दिया, गुलामी की कुरीतियां चलती रहे उसके लिए कानून बना दिया, गुलामी की कुप्रथाएं चलती रहे उसके लिए कानून बना दिया, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चलती रहे इसलिए 1861 का पुलिस एक्ट बदला नहीं, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चलती रहे इसलिए कानून को बदला नहीं, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चलती रहे इसके लिए कानून बदला नहीं। आप जरा देखो, मतलब आपका ना सिर शर्म से झुक जाएगा। हमने नाम शब्द तक नहीं बदले। जो पहले था पुलिस थाना, वो थाना आज भी थाना, जो थानेदार वो आज भी थानेदार। अरे थाने को प्राथमिक सुरक्षा केंद्र कहिए तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? प्राइमरी सिक्योरिटी सेंटर अगर हम थाना को बोले अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है तो थाना हमारा क्या है? प्राथमिक सुरक्षा केंद्र है। अगर थानेदार को सुरक्षा अधिकारी कहे तो उसके अंदर थोड़ा सुरक्षा की भावना आएगी। अभी वो थानेदार बना हुआ है, वो हवलदार बना हुआ है। वही पेशकार जो अंग्रेज देके गए थे, जो मुगल देके गए थे, वही जिलेदार, वही थानेदार, वही कलेक्टर, वही कप्तान। हमने शब्द तक नहीं बदले। जब शब्द नहीं बदले तो सोच कैसे बदलेगी? सोच तो शब्दों से बदलती है ना। जो हम लिखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, उसी से सोच बदलती है। जब शब्द ही नहीं बदला तो कैसे होगा? संविधान की कैसे कैसे व्याख्या हुई है उस पर मैं आप लोगों से एक बहुत गंभीर बात करने वाला हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 23 अगस्त 1948 को संविधान सभा में चर्चा हो रही थी। तो कुछ लोग जो पाकिस्तान नहीं गए पाक नापाक के आधार पे, उन्होंने कहा साहब हम यहां रहना चाहते हैं लेकिन हमको थोड़ी विशेष रियायत दे दीजिए। सरदार पटेल का 23 अगस्त 1948 का संविधान सभा में लिखित उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा मजहब के आधार पे भारत बंट चुका है। अगर किसी को अभी भी मजहब के आधार पे कुछ चाहिए तो रास्ता बंद नहीं हुआ है। अभी 1 ही साल पहले विभाजन हुआ है। किसी को मजहब के आधार पे कुछ चाहिए तो चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा मजहब के आधार पे। फिर 2-3 लोग उसमें थे, रफी अहमद किदवई थे, मौलाना कलाम थे, कुछ 2-4 और लोग भी थे। वो साहब ऐसा है, कोई विशेष दर्जा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि विभाजन पाक नापाक के आधार पे हुआ है, हिंदुओं के अंदर गुस्सा है, लाखों लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग दुकान मकान छोड़ के आए हैं, सब कुछ हुआ है। भाई यहां से किसी को मार के नहीं भगाया गया था ना, लेकिन वहां से दौड़ा दौड़ा को भगाया था। यहां से किसी को पलायन करने के लिए मजबूर नहीं किया था, लेकिन वहां से पलायन हुआ था। तो इतना गुस्सा है। 1950 में इलेक्शन होगा, जो सरकार बनेगी वो हिंदुओं की बनेगी। हालांकि वो हिंदुओं की सरकार बनी नहीं, अलग बात है। ऐसा ना हो कि हमें अपना त्योहार मनाने पे रोक दिया जाए, हमें अपनी पसंद का कपड़ा पहनने से रोक दिया जाए, हमें अपनी कल्चर को फॉलो करने से रोक दिया जाए। हमको साहब इस संविधान में कुछ दीजिए। तो संविधान निर्माताओं ने कहा अच्छा ठीक है। आर्टिकल 29 में कहा कि ऑल द सिटीजन्स, वो हिंदू हो, गैर हिंदू हो, कोई कुछ भी हो, मेजॉरिटी हो, माइनॉरिटी हो, कोई भी हो, सबको राइट टू प्रिजर्व लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट है। सबको अपनी भाषा बोलने का अधिकार है, सबको अपनी स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, सबको अपना कस्टम फॉलो करने का अधिकार है, अपने त्योहार मनाने का अधिकार है। उन्होंने साहब कहा कि नहीं, हमें कुछ और अधिकार दे दो स्कूल कॉलेज खोलने के लिए भी, कल को हमको स्कूल कॉलेज में खोलने दिया जाए। तो आर्टिकल 30 में कहा उन्होंने कि ठीक है, आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार भी सबको है। याद रखिएगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस आर्टिकल 25 से 30 को इतना मिस इंटरप्रेट किया कि नतीजा यह हुआ कि 500 साल